तो ये थे योगी आदित्यनाथ जो रैली से खिताब कर रहे थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्रीमिया में रूसी फौज का मशक खत्म हो गया है। ज़राए के मुताबिक क्रीमिया से रूस की फौजें लौट रही है। इस हवाले से रूस की वजारत दिफा ने वीडियो शेयर किया है जिसमें जवानों को वापस लौटते हुए देखा जा सकता है। इसी बीच यूरोपीय यूनियन में रूस के सफीर ने एक बार फिर हमले के हवाले से खदशात को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि रूस ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा और न ही आइंदा दिनों में फौजियों की तादाद में ही कोई इजाफा किया जाएगा। ख्याल है कि अमेरिका को रूस के दावों पर भरोसा नहीं है। उसका मानना है कि हमले का खदशा हनूज बरकरार है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि कुछ रूसी फौजियों की वापसी की बात जरूर कही गई है, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हुई है। हमारे साथ माहिर आलम उमूर मुहिबुल हक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बताइए सर कि जिस तरह से क्रीमिया में फौजी दस्ता वापस लौट रहा है, क्या इसे समझा जा सकता है कि यूएस की दबाव की वजह से इस तरह का अमल सामने आया है? कोई मोबिलाइजेशन बॉर्डर पे होता है और फौजियों का हटना ये भी बहुत ही सिग्निफिकेंट नहीं होता। अगर वॉर है तो कभी कभी ये स्ट्रेटेजिक या टैक्टिकल रिट्रीट होती है और कभी कभी धोखाधड़ी के लिए किया जाता है। तो वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई ये सिग्निफिकेंट नहीं है। अहम इशू ये है कि ये इस पूरे मोबिलाइजेशन से जो मिलिट्री बिल्डअप था, इससे रशिया क्या अचीव करना चाहता था, हमें इस पर गौर करने की जरूरत है। और जब हम इस पर गौर करते हैं तो हमें पता ये चलता है कि रशिया ये नहीं चाहता कि यूक्रेन किसी भी कीमत पे उस मिलिट्री अलायंस का पार्ट बने जो कोल्ड वॉर के दौरान जिसे डेवलप किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था और जिनका मकसद सोवियत यूनियन को काउंटर करना था। अब चूंकि सोवियत यूनियन मौजूद नहीं है तो रशिया फेडरेशन जो है सोवियत यूनियन के लिगेसी को कैरी करता है। तो यानी अब जो मिलिट्री बिल्डअप अगर रशिया ने किया तो वो इसलिए किया कि नाटो का जो ईस्ट वर्ड एक्सपेंशन है और जिसमें यूक्रेन शामिल होना चाहता है वो उसमें शामिल ना हो, और यूक्रेन को ये मैसेज देना था कि रशिया अगर इन्वेड करता है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या नाटो फौजें यूक्रेन की हिफाजत नहीं कर पाएंगी। और ये मैसेज देने में रशिया इसलिए कामयाब रहा है कि अगर आप देखें कि जो रैंक एंड फाइल इसमें लीडरशिप की यूक्रेन में ये मुख्तलिफ तरह के स्टेटमेंट देते हुए नजर आए, जिसमें ये भी कहा कि हम नाटो ज्वाइन करने के मामले में फ्लेक्सिबल हैं, यानी हम ये भी सोच सकते हैं कि हम नाटो ज्वाइन ना करें। तो मेरे ख्याल से रशिया ने अपना एक बड़ा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव कर दिया है और इस वजह से मुझे ये लगता है कि शायद कोई वॉर ना हो। जी सर, जिस तरह से अब ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि इस तरह का कोई भी हमला दरपेश नहीं होगा, तो इसको किस तरह से हम किस प्रोस्पेक्टिव में हम ले लें इस चीज को? देखिए, इस तरह की यकीन दहानियों की कोई अहमियत इसमें नहीं होती कि चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस करते हुए कोई भी कंट्री जो बाहर कोई कंट्री होती है वो छोटी कंट्रीज पे हमला कर देती है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका ने WMD का बहाना बनाकर गल्फ वॉर सेकंड शुरू की थी इराक के खिलाफ, उसी तरह से रशिया के बाद भी ये जवाब पैदा हो जाता है। इंटरनेशनल एरिना में जिसे कहते हैं माइट इज राइट टाइप का ही एक कॉन्सेप्ट चलता है। लेकिन बहरहाल रशिया भी जो इकोनॉमिक कंडीशन अगर आप देखें और पोस्ट पैंडेमिक जो सिचुएशन है पूरी दुनिया की कोई भी कंट्री वॉर अवॉइड करना चाहेगी, क्योंकि जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाते हैं अगर इकोनॉमी कोलैप्स करने लगती है, और वॉर इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर। तो मैं ये समझता हूँ कि यूक्रेन और रशिया दोनों ये चाहेंगे कि वॉर किसी भी सूरत से अवॉइड हो सके। सर, अगर इस तरह का अब वॉर दरपेश आ ही जाता है तो किस तरह का खसारा देखने को मिल सकता है? देखिए, जो अगर इस तरह का मामला दरपेश आता है तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूक्रेन के डिफेंस में पूरी तरह से रशिया के सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले ये देखना होगा कि नाटो के अंदर ही रिफ्ट पैदा हो जाती है और जो कंट्रीज हैं वो जानती हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉर का थिएटर नहीं बनेगा। अगर कोई वॉर होती है रशिया के साथ नाटो की तो यूरोप जो है वो वॉर का थिएटर बनेगा, और अगर ऑल आउट वॉर होती है जो न्यूक्लियर वॉर में भी तब्दील हो सकती है, तो ऐसी हालत में सारा जो नुकसान या खसारा उठाना पड़ेगा वो यूरोपियन कंट्रीज को उठाना पड़ेगा। तो ऐसी हालत में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक सेफ पोजिशन में आ जाता है, क्योंकि ये बहुत दूर है रशिया से, जबकि ये जो कंट्रीज जो नजदीक हैं कंट्रीज जो रशिया से, इनके लिए खतरा बन जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि नाटो कंट्रीज खुद भी ये नहीं चाहेंगी कि कोई ओपन मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो और यूक्रेन के साथ वो ओपन मिलिट्री कन्फ्रंटेशन रशिया के सामने खड़े हो जाए। अगर ऐसा होता
तो वो जॉर्जिया कॉन्फ्लिक्ट में जब साउथ ईस्ट एशिया और अब सर्बिया को अमेरिका ने जब रशिया ने अलग किया था तो वो उसी वक्त खड़े हो जाते। अगर ऐसा होता तो क्रीमिया का एनेक्सेशन 2014 में हुआ तो उसी वक्त खड़े हो जाते। जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मैं ये समझता हूँ कि यूक्रेन पे फर्दर अगर कोई एस्केलेशन होता है तो नेटो फिर से मिलिट्री इंटरवेंशन के लिए तैयार नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।